चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और एक ऐसी कहानी को जानते हैं जो घास के मैदानों से शुरू हुई और आधी दुनिया पर छा गई। जी हाँ, ये कहानी है मंगोल लोगों की। एक ऐसा सफर जो लगभग 800 साल लंबा है, जिसमें महान योद्धा हैं, एक विशाल साम्राज्य है और एक ऐसी संस्कृति है जो आज भी जिंदा है। तो आइए इस महागाथा में और गहराई से उतरते हैं। सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात है ये, है ना? लेकिन ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक हकीकत है। मंगोलों ने सिर्फ लड़ाइयां नहीं जीती, बल्कि उन्होंने दुनिया को जोड़ने और बदलने में एक बहुत ही अहम किरदार निभाया। पर यह समझने के लिए कि वो ऐसा कर कैसे पाए, हमें सबसे पहले उनकी जमीन को, उनके माहौल को समझना होगा। कहते हैं कि किसी भी जगह की जमीन वहां के लोगों का मिजाज तय करती है। मंगोलिया के मामले में ये बात 100% सच है। यहाँ दूर दूर तक फैले घास के मैदान हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बर्फीले रेगिस्तान। मतलब एक कठोर लेकिन खुली जमीन जिसने अपने लोगों को सख्त जान और आत्मनिर्भर बनाया। मंगोलों की शुरुआती पहचान बस यही थी। वो ऐसे लोग थे जो प्रकृति के साथ पूरी तरह तालमेल बिठाकर जीते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और उनके लिए घोड़ा महज एक जानवर नहीं था, वो तो जैसे उनके वजूद का हिस्सा था, उनका साथी था। चरागाहों की तलाश में उनकी जिंदगी हमेशा सफर में रहती थी। पर कौन जानता था कि यही भागदौड़ भरी जिंदगी एक दिन एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव बनने वाली थी। तो एक साम्राज्य बनने से पहले क्या था? असल में मंगोल कोई एक कौम नहीं थी, बल्कि कई बिखरी हुई पहचानें थी। ये कबीले आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे और किसी को क्या पता था कि इन्हीं बिखरे हुए कबीलों के बीच से कोई ऐसा निकलेगा जो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख देगा। ये देखिए, मैदानों में फैले हुए थे तातार, नायमन, केरैत, मर्केत और भी ना जाने कितने कबीले। सबका अपना सरदार, अपना इलाका और हाँ, अपनी अपनी दुश्मनी। एकता तो जैसे एक सपना थी, एक दूर की कौड़ी, जब तक कि वो एक शख्स सामने नहीं आया। और फिर सब कुछ बदल गया। सदियों तक जिनका जिक्र सिर्फ चीनी किताबों में कभी कभार मिलता था, अचानक 1206 में इतिहास ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। तेमुजिन नाम के एक सरदार ने इन सभी बिखरे हुए आपस में लड़ने वाले कबीलों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर दिया और उपाधि ली चंगेज खान की, जिसका मतलब होता है समंदर का शासक या सार्वभौमिक शासक। और बस यहीं से मंगोल साम्राज्य की असली कहानी का आगाज होता है। और क्या साम्राज्य था वो! मतलब चंगेज खान और उसके बाद आने वाली पीढ़ियों ने जो किया, उसकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। उनकी फौज की रफ्तार, उनका अनुशासन, उनकी लड़ने की तरकीबें, उस जमाने में उनका कोई तोड़ नहीं था। बड़ी बड़ी सल्तनतें उनके सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 2.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे बड़े एक साथ जुड़े हुए जमीनी साम्राज्य की। सोचिए, एशिया के एक कोने से लेके यूरोप के दरवाजे तक सब एक ही हुकूमत के नीचे था। लेकिन इसका असली कमाल इसके आकार में नहीं, बल्कि इसके असर में था। पहली बार दुनिया के इतने बड़े हिस्से एक दूसरे से सीधे जुड़ गए थे। अक्सर लोग सोचते हैं कि मंगोल सिर्फ लड़ाके थे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कमाल के मैनेजर और प्रशासक भी थे। उन्होंने सबसे पहले तो सदियों पुराने रेशम मार्ग को इतना सुरक्षित बना दिया कि व्यापारी बिना किसी डर के हजारों मील का सफर तय कर सकते थे। और इससे सिर्फ सामान नहीं, बल्कि नए नए विचार, तकनीकें जैसे बारूद और प्रिंटिंग भी पूरब से पश्चिम तक पहुंची। उन्होंने याम नाम का एक ऐसा शानदार पोस्टल सिस्टम बनाया जो उस जमाने का सुपर फास्ट कुरियर था। और शायद सबसे जरूरी बात, वो धार्मिक मामलों में दखल नहीं देते थे, जिससे इतने अलग अलग तरह के लोगों वाले साम्राज्य में शांति बनी रही। लेकिन कहते हैं ना, हर कमाल को एक दिन जवाल आता है। कोई भी साम्राज्य हमेशा कायम नहीं रहता। चंगेज खान की मौत के बाद उनके इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखना बहुत मुश्किल हो गया। उनके वंशजों में ही सत्ता के लिए लड़ाइयां शुरू हो गईं और वो महान साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। तो हुआ ये कि पूरा साम्राज्य 4 बड़े हिस्सों में टूट गया। इनको खानत कहते थे। जैसे चीन में बना कुबलाई खान का युआन वंश, फारस यानी आज के ईरान में हुलगू खान का इलखानी राज्य, रूस और उसके आसपास के इलाकों में बातू खान का स्वर्ण अर्ध, जिसे गोल्डन होर्ड भी कहते हैं, और मध्य एशिया में चगताई खानत। और फिर धीरे धीरे ये सब अपने अपने इलाकों के रंग में रंग गए और वो एक मंगोल साम्राज्य इतिहास की किताबों में सिमट कर रह गया। तो साम्राज्य तो खत्म हो गया,
लेकिन मंगोल लोग और उनकी जमीन तो वहीं रही। तो वहां से आज के आधुनिक मंगोलिया तक का सफर कैसा रहा, ये भी एक लंबी और उतार चढ़ाव भरी कहानी है। चलिए अब उस पर आते हैं। ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। कई सदियों तक वो चीन के चिंग राजवंश के कंट्रोल में रहे। फिर 1911 में जाकर उन्होंने आज़ादी का ऐलान किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद सोवियत संघ का असर आया और मंगोलिया एक समाजवादी देश बन गया। और फिर आखिरकार 1990 में हुई एक लोकतांत्रिक क्रांति, जिसके बाद 1992 में एक नए संविधान के साथ वो मंगोलिया बना जिसे हम आज जानते हैं। इतने उतार चढ़ाव के बाद भी एक चीज नहीं बदली। मंगोलिया आज भी अपनी जड़ों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। उनका धर्म जरूर बदला, पुराने शमनवाद से तिब्बती बौद्ध धर्म तक का सफर तय किया, लेकिन घोड़ा आज भी उनकी संस्कृति और पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा है। उनका नाडाम फेस्टिवल तो देखने लायक होता है। घुड़दौड़, कुश्ती, तीरंदाजी, सब कुछ उनके योद्धा अतीत की याद दिलाता है और वो अपने नायकों को कभी नहीं भूलते। चंगेज खान से लेकर आधुनिक मंगोलिया के हीरो सुखबातर तक सबको गर्व से याद करते हैं। और यही सारी कहानी हमें इस आखिरी और सबसे अहम सवाल पे लाकर छोड़ देती है। एक ऐसी संस्कृति जिसकी जड़ें घुमंतू जीवन में हैं, वो अपने इतने शानदार, गौरवशाली अतीत और आज की मॉडर्न दुनिया के बीच बैलेंस कैसे बनाती है। ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, ये कहानी है पहचान, परंपरा और तरक्की के बीच तालमेल बिठाने की एक लगातार कोशिश की। और शायद यही मंगोलिया की असली और आज की कहानी है।